हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्लासेस खत्म हो गए, आपका जोरों में पढ़ाई चालू है। अभी बात आती है थोड़े से अमेंडमेंट्स कवर करना है। सो ये रहे अमेंडमेंट्स फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स अपन ने क्लास में ऑलरेडी कवर किए हैं, बट जिन बच्चों का काफ़ी पुराना एडमिशन है उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम आराम से ईजी अमेंडमेंट्स है, आप अच्छे से उसको देख लेना। नीचे मैंने अमेंडमेंट्स के नोट्स का लिंक दिया है फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। आपको नोट्स डाउनलोड करके वीडियो देखना है एंड उसको एंजॉय करना है। एंड कुछ भी डाउट लगता है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो नीचे आप कमेंट में डाल सकते हैं कि ये डाउट्स है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद इमीडिएटली अपन अमेंडमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो सो हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सप्लाई में डायरेक्टली अमेंडमेंट क्या है। जहाँ जहाँ पे अमेंडमेंट है वही मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब बाकी चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अपन ने पढ़ा था क्लास में बेसिक ऑफ जीएसटी, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेकंड अपन ने पढ़ा था चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है। हाँ, आरसीएम में कुछ है बट वो आगे मैंने कवर किया है। तो सप्लाई में अमेंडमेंट एक क्लैरिफिकेशन है। अभी क्लैरिफिकेशन क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ। लेट्स इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे वो करता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपने मेडिक्लेम लिया है, आपका मेडिक्लेम 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपका प्रीमियम 20,000 रुपया है। सपोज इस साल आपने क्लेम नहीं किया तो कंपनी का फायदा होगा कि नहीं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा, आपका लिमिट जो है 5 लाख को बढ़ा के देते हैं, जिसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस, है ना। तो ये जनरल इंश्योरेंस में कॉमन ट्रेंड है, इवन व्हीकल इंश्योरेंस में, हर एक जगह पे नहीं बट इंश्योरेंस में तो है, करेक्ट ना। तो अपन अभी बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी की। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है क्योंकि आपने लास्ट ईयर क्लेम नहीं किया, तो आपका 5 लाख का कवर 5,20,000 होगा। इस साल आपने वापस प्रीमियम दिया, क्लेम कुछ नहीं किया, वापस वो कवर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन रेज हुआ है कि ये जो नो क्लेम बोनस आपको दिया जा रहा है हर साल एज पर द कंपनी पॉलिसी, इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं। तो देखो, द इशू विच अराइज फॉर द कंसिडरेशन वाज वेदर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस। अच्छा, अभी कुछ कंपनी क्या करती है, आपका प्रीमियम कम कर देती है, ये भी होता है। कुछ मेडिकल कंपनी प्रीमियम कम नहीं करती, आपका पॉलिसी का कवर बढ़ा देती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पे प्रीमियम कम हो रहा है, तो आपने क्लेम नहीं किया तो आपका 20,000 का प्रीमियम 18,000 हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये 2,000 से प्रीमियम कम हो गया। बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द इंश्योर्ड कैन बी कंसिडर एज अ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई प्रोवाइड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब इनका कहना क्या है, ध्यान से सुनना। भी ये तो मैंने जनरल पढ़ लिया है। आपने इस तरह क्लेम नहीं किया तो कंपनी का तो फायदा हो गया, आप क्लेम करते तो कंपनी को कितना नुकसान होता, तो आपका प्रीमियम कंपनी थोड़ा कम कर देगी, आपको मिलेगा डिडक्शन। तो 20,000 का प्रीमियम लेट से 500 रुपये से कम होगा, तो ये जो 500 रुपीज़ है, इज इट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन और नॉट। बिकॉज टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट का मतलब क्या है, आपने क्लेम नहीं लिया, आपने क्लेम नहीं लिया। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, आपने कोई क्लेम फाइल नहीं किया, मतलब क्या, आपने रिफ्रेन किया कि नहीं, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा नहीं, क्योंकि टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट सेक्शन 7(1)(a) में कवर्ड है। क्या था सेक्शन 7(1)(a)? किसको गुड्स मानना है, किसको सर्विस मानना है। सो टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, उसको सर्विस माना जाता है। तो इसको कंसिडरेशन मानना है कि नहीं मानना है फ्रॉम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर, द इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट where no claim is made by the insured person during the previous period, करेक्ट। तो माइनस हो जाएगा, ये मैंने बता दिया। द कस्टमर इंश्योर्ड प्रोसीजर इंश्योरेंस पॉलिसी टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉस इंजुरी एज पर द टर्म्स ऑफ पॉलिसी इज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नॉट टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, जिस कस्टमर ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, करेक्ट ना, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन है क्या क्लेम नहीं करना है? नहीं, वो क्लेम कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम। तो उनका कहना है कि उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, वो चाहे तो क्लेम कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। सो इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन हिम ड्यूरिंग द एनी पीरियड कवर अंडर द पॉलिसी इन लिeu ऑफ एनसीबी। It is therefore clarified that there is no supply provided the insured to the insurance company in the form of agreeing to the obligation or to refrain from it। तो उनका कहने कि यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है
कि क्लेम करना ही नहीं है। तो ये जो आपने नो क्लेम बोनस दिया है, जिससे आपने प्रीमियम कम किया है, करेक्ट ना, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब उसमें ऐड नहीं किया जाएगा वैल्यू में, बस वही दिया एंड इसको कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स आपका जो भी प्रीमियम है उसमें से नो क्लेम बोनस माइनस होगा एंड बचा अमाउंट पे जीएसटी आएगा। तो सपोज आपका प्रीमियम है 20,000, उसमें से नो क्लेम बोनस माइनस होगा, लेट से 5% है तो 1,000 रुपया, एंड जो 19,000 रुपया आएगा उस पर जीएसटी आएगा। पहले क्वेश्चन था कि जीएसटी 20 पे आना चाहिए क्या, है ना, तो इसको कंसिडरेशन मानेंगे क्या, नहीं, करेक्ट ना, क्योंकि उसके लिए वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो क्लेम ले भी सकता है या क्लेम नहीं भी ले सकता है, सो इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन हिज पार्ट। तो एकदम सिंपल क्या लर्न करना है कि नो क्लेम बोनस का जो भी अमाउंट कम किया है उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, इवन दो ही हैज नॉट मेड एनी क्लेम, मतलब वही दिया ना, टू टॉलरेट एन एक्ट, उसने वो एक्ट टॉलरेट किया है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, सिंपल। सेकेंड, चार्ज ऑफ जीएसटी में आरसीएम का मैंने कहा था। आरसीएम में अगर आपको याद है अपन ने पढ़ा था, पहला सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट, है ना, तो सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट में हर जगह पे आरसीएम लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट कौन कौन आता है ये अपन ने पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, वो मैं वापस पढ़ाने वाला हूँ। अभी गवर्नमेंट का डेफिनेशन एक्सटेंड किया गया, बस, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। तो आरसीएम में जहाँ जहाँ पे वर्ड गवर्नमेंट आता है, पहले अपन ने क्लास में लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ा था, अभी उसमें एक्सटेंशन करके ऐड किया गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, एकदम इन्फॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, बस आरसीएम में आप लिख के देना, जहाँ पे मैंने आपको देखो, मैंने आपको गवर्नमेंट का डेफिनेशन लिख के दिया है, उसी बेस पे ऐड कर देना। नोटिफिकेशन जो था ये अमेंड किया गया है, देखो क्या दिया है, as amended has notified specified category of supply wherein the whole of the tax paid on RCM, मतलब ये RCM का नोटिफिकेशन है। ये कौन सा नोटिफिकेशन है, ये RCM का नोटिफिकेशन है कि कुछ सर्विसेज पे जीएसटी RCM बेसिस पे आएगा, इसको अमेंड किया गया है। क्लॉज H ऐड किया गया, एक्सप्लेनेशन टू दिस नोटिफिकेशन अर्लियर प्रोवाइड दैट प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन सो फार एज they apply to central government, state government shall also apply to parliament and state legislature। ठीक है, हाँ, तो ये अपन ने पहले पढ़ा था कि सर्विसेज बाय गवर्नमेंट में कौन कौन आता है। अच्छा, फर्स्ट थिंग, आरसीएम में सर्विसेज बाय गवर्नमेंट आरसीएम में जाता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है आरसीएम है। तो गवर्नमेंट जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा रिसिपेंट को कहाँ पे जाएगा, आरसीएम में जाएगा, एक्सेप्ट दो थे, याद है कौन से, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, है ना, अगर अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज है, तो दो एक्सेप्शंस थे। उसके बाद पोस्ट के कुछ सर्विसेज, याद है ना, पोस्ट के कुछ सर्विसेज, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट के सभी सर्विसेज नहीं, तो आप एंट्री पढ़ लेना, गवर्नमेंट के कुछ सर्विसेज जो है उसमें अभी भी फॉरवर्ड चार्ज है, कौन सा, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी एंड कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज पोस्ट की, उसमें अभी भी फॉरवर्ड चार्ज है। लेकिन वो छोड़ के, तो बोले कौन सी दो छोड़ के, एक पोस्ट का सर्विस एंड एक रेंटिंग, कौन सा, रेंटिंग इमोल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन दोनों में अभी भी फॉरवर्ड चार्ज गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगा। बट ये दोनों छोड़ के बाकी गवर्नमेंट जिन लोगों को सर्विस दे रहा है, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो आरसीएम में है, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं तो कहाँ पे, आरसीएम में है। तो पहले ऐसा मत लर्न करना कि गवर्नमेंट की हर एक सर्विस आरसीएम में है, क्योंकि दोस्तों मैं अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो अमेंडमेंट पढ़ते समय जो आपने पढ़ा है वो नोट सामने रख रहा हूँ, इसलिए मैं रिविजन भी ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से गवर्नमेंट की सर्विस, वापस बता रहा हूँ कहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है, बोलो, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉरवर्ड चार्ज, पोस्ट की कुछ सर्विसेज है, याद करो अपन ने एग्जामिनेशन में इंटर नंबर 6 का चार्ट बनाया था, है ना, तो उसमें अभी भी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज, उसमें अभी भी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ कहाँ पे आरसीएम है, कहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी रहेगी। देखो ये आरसीएम का प्रोविजन है, सर्विस प्रोवाइडेड एग्रीड टू प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग, देखो ये दो, ये सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में है जो अपन ने पढ़ा था, स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो कौन सी सर्विस गवर्नमेंट की फॉरवर्ड चार्ज में है, कौन सा कहा था अपन ने अभी, एक रेंटिंग था,
एंड कुछ स्पेसिफाइड मतलब कुछ पोस्ट की सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्टेशन था, है ना, देन पोर्ट, एयरपोर्ट, ये अपन ने पढ़ा था। इसमें फॉरवर्ड चार्ज है। अच्छा, इसमें भी इमोबल में अनरजिस्टर्ड तो फॉरवर्ड चार्ज, रजिस्टर तो वापस रिवर्स चार्ज है। तो ये छोड़ के बाकी जो सर्विसेज है ये सब कहाँ पे है, आरसीएम में है। तो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये गवर्नमेंट का डेफिनेशन एक्सटेंड कर दिया है। पहले के डेफिनेशन में 2 नई चीज़ें ऐड कर दी है बस, बाकी कुछ नहीं। तो बाकी सब सेम ही है, जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, जहाँ पे रिवर्स चार्ज है वहाँ पे रिवर्स चार्ज, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, कंफ्यूज मत होना। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट अमेंड हुआ है। तो देखो, तो आरसीएम के लिए गवर्नमेंट में पहले कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अमेंडमेंट ओके, उसमें अभी किसको ऐड किया, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल को ऐड किया, बस इसको ऐड किया, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल को ऐड कर दिया है। तो अभी गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल को भी आरसीएम में डाल दिया गया है। इसको आरसीएम में क्या किया गया, डाल दिया गया है, बराबर है। बस इतना ही छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये अच्छे से लर्न करना है कि डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। ना कुछ एग्जाम्पशंस है, अपन ने कुछ कुछ पढ़े हैं, मोस्टली मैंने सब कवर करके दिए हैं, बट एक बार रिवीजन भी लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा था जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ कट हुए, कुछ ऐड हुए हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, ये एग्जाम था। नाउ एक्सेप्ट वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू रजिस्टर पर्सन, मतलब क्या है, सी रेंटिंग में 2 होता है, एक होता है, देखो रेंटिंग में 2 पार्ट है, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। कमर्शियल तो टैक्सेबल है, रेसिडेंशियल एग्जाम था, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट में क्या बोला कि अगर आप रजिस्टर पर्सन को दे रहे हो, ये रेंटिंग किसको हुआ है, मतलब रेंटिंग रेसिडेंशियल का ही हुआ है। और मैंने रेगुलर लेक्चर में कवर किया है, बट काफ़ी बच्चे क्या पुराने लेक्चर लेते हैं, जो लास्ट ईयर उन लेक्चर, उनके लिए मैं सभी अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूँ। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द लेक्चर, बट अगर आपने मेरे लेक्चर 2022 में लिए थे दिसंबर के लिए, तो उनके लिए रिलेवेंट है। जिन लोगों को मैंने जून में पढ़ा है, दिसंबर के लिए पढ़ा है, आई हैव ऑलरेडी कवर दिस, बट मैं सबके हिसाब से मेरे को सभी अमेंडमेंट्स कवर करने पड़ते हैं। तो रेसिडेंशियल अगर है एंड अगर रजिस्टर पर्सन है तो ये अमेंडमेंट हुआ, तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट बोला है। अभी एग्जाम्पशन में एक्सेप्ट मतलब क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, बट इसमें 2 केसेस है। ये बिजनेस पर्पस के लिए तो टैक्सेबल होगा, अगर रहने के लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, उसका यूज भी देखना जरूरी है। इफ इट इज अगेन फॉर रेसिडेंशियल, नो जीएसटी, बट उसको मैंने ऑफिस के लिए यूज करने को दिया, तो घर है बट उसको ऑफिस के लिए यूज करने को दिया, तो फिर उस पर आरसीएम आएगा। तो देखो वो भी दिया है, द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोपराइटर एंड ही रेंट अ कमर्शियल ड्वेलिंग फॉर हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो जीएसटी नहीं आएगा। सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो जीएसटी नहीं आएगा। मतलब ये अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन इसको मैंने ऑफिस के लिए लिया तो जीएसटी आएगा। पहले के नोटिफिकेशन कंफ्यूजन क्या था कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन उसका यूज भी इंपॉर्टेंट था, और ये तो मैं पहले भी पढ़ा था कि ये ऐसा नहीं है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस तो जीएसटी नहीं आएगा। मैंने घर आपको ऑफिस करके दिया प्रैक्टिस करने के लिए, यू वांट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, मैंने आपको उसके लिए घर दिया और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कमर्शियल पर्पस है तो उस पर जीएसटी आएगा। सो दिस इज द स्मॉल अमेंडमेंट जो मैंने रेगुलर लेक्चर में कवर किया है, प्लस अगर आपने मेरे लेक्चर पहले लिए रहेंगे तो उनके लिए मेरा काम है सभी अमेंडमेंट्स कवर करना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, बाकी कुछ इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। चलो, कुछ एग्जाम्पशन विड्रॉ किए गए, तो आपने नोट्स में
अगर आपके देखो कौन से नोट से इस पे कट कर देना है। 23A सर्विस बाय वे एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी मतलब पीरियडिकल पेमेंट आप दे रहे हैं टू एक्सेस दैट रोड और ब्रिज। तो ये 1/1/2023 से टैक्सेबल हो गया है, ठीक है ना। अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अच्छा, पहले अपन ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या क्या पढ़ा था? एनी सर्विस प्रोवाइड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, एग्जाम था, बराबर है। प्लस सर्विस बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। 2 पॉइंट थे कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस टेस्ट लेता है, जहाँ पे बच्चा एडमिशन लेते हैं, मतलब टेस्ट देते हैं, फिर मेरिट के बेसिस पे उनको एडमिशन दिया जाता है, तो जो एंट्रेंस फीस है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो सर्विसेज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनी सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, नो जीएसटी, ये अपन ने पढ़ा है। सेकंड अपन ने पढ़ा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एंट्रेंस टेस्ट लेता है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देना पड़ता है, जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्पल है कैट, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ये अपन ने पढ़ा था, ये मैंने रिवीजन लिया। अभी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द अमेंडमेंट। तो अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सर्विस क्या क्या देखो, एग्जाम्शन है। एग्जाम्शन अवेलेबल टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्सटेंडेड टू एनी अथॉरिटी बोर्ड। हाँ, ये भी अपन ने पढ़ा था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है। जो अपना बोर्ड है, एसएससी बोर्ड, एचएससी बोर्ड, आईसीएससी, सीबीएसई बोर्ड, ये आपसे देखो कुछ पैसा लेते हैं। जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होता है, इन एडिशन टू स्कूल फी अपने को बोर्ड को ही फीस देना पड़ता है, इस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो ये अपन ने पढ़ा था एज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वोकेशनल ट्रेनिंग आता है, करेक्ट ना, एनी कोर्स अप्रूव्ड बाय लॉ आता है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है। देन अप टू 12 तक, प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक भी कवर्ड है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है? पहला आता है अप टू 12 स्टैंडर्ड। फिर मैंने कहा था क्लास में कि वो नेशनल हो, या चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप भूल गए तो एक बार देख लेना। एक बार आपको दिखा देता हूँ मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एक मिनट। ये 4 लोग आते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। कौन कौन आता है? प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, मतलब अप टू 12 तक के सब आएंगे। इसमें डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों कवर होते हैं। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन इंडिया, इंडिया के बाहर का नहीं, CFA टैक्सेबल होगा। वोकेशनल एजुकेशन, एंड ये था वो जो बोर्ड होते हैं ना, सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, उसके लिए जो फीस लेते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो ये है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। देखो क्या ऐड किया गया, बहुत सिंपल है। उसमें ऐड किया गया है बस, उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ऐड किया गया है। किसको ऐड किया गया? इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो भी ऐड किया गया, बाकी कुछ भी नहीं है, बस उतना ही है। तो क्या ऐड किया गया? तो आपके नोट्स में ये ऐड कर देना है ना। तो जो अपन ने पढ़ा ना, यहाँ पे कहाँ पे ऐड होगा वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बस हियर यू नीड टू ऐड। तो आपके मेरे नोट से कोई और नोट से जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? फटाफट लिख दो, अभी या बाद में लिखना, अभी है तो फटाफट लिख दो, इजी हो जाएगा। कौन सा वर्ड ऐड करना है बोलो? नेशनल एजुकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी ऐड करना है। तो ये भी उसमें कवर किया गया है। सेकंड और एक क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी on accommodation service supplied by Air Force mess and other similar mess to his personnel, correct ना?
सो मोस्टली अपन ने पढ़ा था कि जो हॉस्टल वगैरह होते हैं उस पर जीएसटी नहीं आता है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे जीएसटी नहीं आता है। अभी यहाँ पे हुआ क्या है, जो एयरफोर्स है उन्होंने उनके पर्सनल को घर दिया रहने के लिए और उनसे कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। द इशू विच अरोज फॉर द क्लैरिफिकेशन इज वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन अकोमोडेशन सर्विस सप्लाइड बाय एयरफोर्स to his personal. All the service supplied by government, central government, union territory, local authority to any person other than business entity, except few, are exempt. Entry number 6 जो मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्शन में, तो गवर्नमेंट जो भी सर्विस देती है अदर देन फ्यू, कौन से, वो पोस्ट के वगैरह छोड़ के एग्जेम्प्ट है। देयरफॉर Therefore, it is clarified that accommodation provided by Air Force Mess and other similar mess such as Army, Navy, Parliamentary, Police Forces, ये सबको कवर किया ताकि बाद में कोई और confusion ना हो। To their personal or any person other than business entity qualified to be service supplied by government, और ये भी exempt रहेगा। So Army, Navy, Parliamentary and Police Force, ये उनके जो members को जो घर देके रहने के लिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट बिजनेस एंटिटी। तो जो जीएसटी का एंट्री नंबर 6 है ये उसके हिसाब से होगा। वहां पे लिखा है कि गवर्नमेंट के सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट वो कुछ पोस्ट की है बस, बाकी सब छोड़ के। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई में एक अमेंडमेंट हुआ है, ये अपन ने वैसे तो क्लास में कवर किया है, लेट्स सी क्या है। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12(8). अच्छा, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12 क्या है एंड 13 क्या है, याद है क्या आपको? बोलो। सेक्शन 12 है जब ये सर्विस के लिए, 10 इज फॉर गुड्स, 11 इज फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड सेक्शन 12 किसके लिए बोलो? ये सर्विस के लिए जब सप्लायर एंड रिसिपेंट दोनों इंडिया में है। तो पीओएस में 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपेंट दोनों कहाँ पे? इंडिया में। एंड 13 कब आता है? या तो प्रोवाइडर या तो रिसिपेंट एक इंडिया में और एक आउटसाइड इंडिया है। ओके, तो अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्शन 12 का अमेंडमेंट है जहाँ पे प्रोवाइडर रिसिपेंट दोनों इंडिया में है, दैट इज सेक्शन 12। ठीक है। अच्छा, अभी 12(8) इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अपन पहले एक बेसिक प्रोविजन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12(8) ऑफ आईजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल कुरियर टू रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। मतलब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूँ किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको दे रहा हूँ? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसका लोकेशन होगा। ठीक है, जैसे यह है सेक्शन 12(8), यह है स्लो ट्रांसपोर्ट कंपनी, दे आर गिविंग सर्विस, ये पुणे में है, दे आर गिविंग सर्विस टू मिस्टर एक्स, रजिस्टर्ड पर्सन चेन्नई। तो इसमें पीओएस क्या होगा? इसमें पीओएस होगा चेन्नई, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। गुड्स कहीं पे भी जाए, मतलब गुड्स पुणे से दूसरे गुड्स कहीं पे जाते इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा देते कि गुड्स कहीं से कहीं पे जा रहे हैं, वो आप ध्यान मत देना। प्रोवाइडर 12(8) है, 12(8) क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। प्रोवाइडर पुणे में है, रिसिपेंट रजिस्टर से कहाँ पे? चेन्नई है, तो पीओएस चेन्नई होगा, ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा। और इस पे आईजीएसटी आएगा। इस पे क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा। आपको समझ में आ गया क्या है? सो इसमें आईजीएसटी आएगा, ये अपन ने पढ़ा है, मैं जैसे रिवीजन ले रहा हूँ। ठीक है, हो गया? आप चाहे तो उसको लिख कर रखना। अच्छा, एंड अनरजिस्टर्ड है तो वो भी बता देता हूँ। अनरजिस्टर्ड पर्सन तो पीओएस क्या होता है? वेयर द गुड्स हैंडेड ओवर।
मतलब पुणे ही होगा, क्योंकि स्लो ट्रांसपोर्ट कंपनी पुणे में ही है, तो मैं गुड्स कहाँ पे एंटर करूँगा, पुणे में। तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो CGST HGST आएगा, क्योंकि वो पुणे में है और मैंने गुड्स पुणे में हैंड ओवर किया, दोनों एक ही स्टेट में है। ठीक है, तो ये था एक रिवीजन 12 का सुपरफास्ट। आगे प्लस अपन इसमें एक प्रोवाइजो पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर हो रहा है जो एक्सपोर्ट के जैसा था, तो उसमें एग्जम्पशन दिया था इवन दो बोथ आर इन इंडिया। However, the proviso to above section provide that where the transportation of goods is to place outside India, the place of supply shall be the destination of such goods. Since in such cases the place of supply service is concerned to foreign destination and not the state where recipient is registered. ठीक है, तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि अगर ये सर्विस यूएसए में जा रहा है, बंदा रजिस्टर ही है, लेकिन पीओएस क्या होगा, फिर यूएसए होगा, मतलब वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, और उस पर जीएसटी ना लाने के लिए ये अपन ने एक प्रोवाइजो पढ़ा था। समझ में आ गया? तो ये भी अपन ने लेक्चर में कवर किया है। दोनों इंडिया में है, बट गुड्स अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो पीओएस प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा, पीओएस क्या होगा, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, ताकि उस पर जीएसटी ना लगे, ये गवर्नमेंट की कोशिश थी। ठीक है, अभी इसमें तो ये अपन ने पढ़ा है, ये मैंने रिवीजन लिया, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अभी अमेंडमेंट कहाँ पे सर, आगे। अच्छा, डाउट कहाँ पे रेज किया गया है, आईटीसी मिलेगा कि नहीं जो इंडिया में लोकेटेड है उसको। द डाउट्स वेर बीइंग रेज रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ सेड सर्विसेज टू रिसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया। तो जो रिसिपिएंट है उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं, उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन है। तो देखो क्या है, पहला बताता हूँ, डोंट वरी। इन केस ऑफ सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स including courier where transportation of goods to place outside India and supply recipient are in India, what will be the place of supply? ये मैंने बता दिया। what will the place of supply, बोलो बोलो क्या होगा place of supply? destination outside India। क्या होगा? destination outside India, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अभी देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। X is a person registered under GST in the state of West Bengal who intend to export goods to person Y located in Singapore. X avail the service for transportation of goods by air to Singapore from an cargo operator Z who is also registered under GST of West Bengal. तो दो लोग हैं यहाँ पे, X and Z। X को गुड्स सिंगापुर भेजना है, ये अभी वेस्ट बंगाल में है। उसने वाई में एक वेस्ट बंगाल में एक ट्रांसपोर्टर Z उसको अप्रोच किया, बोला भाई मेरे गुड्स तो वेस्ट बंगाल लेके जा। तो इन सच केस प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइड टू बाय Z टू X इज अ डेस्टिनेशन, दैट इज क्या आएगा, सिंगापुर। तो ये जो मैंने आपको पढ़ा है यूएस, उसका एक एग्जांपल दिया, रिवीजन ले रहा हूं। आगे अभी केस 1 में अगर देखेंगे तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा या इंट्रास्टेट, यहाँ पे कंफ्यूजन है अभी। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एक ही स्टेट में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स भी वेस्ट बंगाल में है, वाई भी वेस्ट बंगाल में है, दोनों एक ही स्टेट में, लेकिन गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं। तो ये सप्लाई कौन सा होगा, क्योंकि बिलिंग तो वाई के नाम पे होगा, बिलिंग जेड के नाम पे होगा, करेक्ट ना। तो ऑपरेटर जेड वेस्ट बंगाल में है और एक्स भी वेस्ट बंगाल में, तो जेड जो बिलिंग बनाएगा वो एक्स से पैसा लेगा, दोनों वेस्ट बंगाल में, लेकिन गुड्स तो इंडिया के बाहर जा रहे हैं। तो ये कौन सा सप्लाई होगा, ध्यान दो। The above supply of service would be considered as an interstate supply। क्यों? क्योंकि व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई कैसे डिफाइन होता है, अपन ने पढ़ा था सेक्शन 75। डेस्टिनेशन देखा जाएगा इंडिया के बाहर, तो इस पे आईजीएसटी आएगा। क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, क्योंकि 75 क्या बोलता है कि आईजीएसटी कब आएगा, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या, गुड्स अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे आईजीएसटी आएगा। ये ध्यान में रखना है, दोनों एक स्टेट में भी रहेंगे तो भी गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं, इंडिया के बाहर। तो ये अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना कि सेक्शन 12(8) में भले रिसिपेंट एंड प्रोवाइड दोनों एक ही स्टेट में है, गुड्स अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो एज पर सेक्शन 75 जो अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चार्ज ऑफ जीएसटी, इसका डायग्राम आपके पास है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंडिया के बाहर ही होगा, तो आईजीएसटी आएगा। ठीक है, नाउ एंड जो मेन क्वेश्चन है उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्लैरिफिकेशन आए। सेक्शन 16 lays out the eligibility condition for taking ITC, whereas section 17 provide apportionment of credit and block credit. The said provision
of law do not restrict the availment of ITC by recipient located in India if the place of supply is outside India. तो if I read section 16 and 17, कहीं पे भी ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ पे बोला है कि आपको ITC मिलेगा, बस इतना ही अमेंडमेंट है, क्योंकि सेक्शन 16 में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। उन्होंने बेस कौन सा लिया है? सेक्शन 16 पढ़ लो, 17 पढ़ लो। सप्लाई रिसिपमेंट दोनों इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, तो उसको कहीं पे भी ना ब्लॉक रेट में डाला है जो सेक्शन 17(5) है, ना 16 में ऐसा कुछ लिखा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? आपको ITC मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये एग्जाम में आ सकता है, बट ये एक लाइन समझने के लिए मैंने पूरा प्रोविजन आपको समझा दिया है, तो अभी आपको टेंशन नहीं, मैंने डायरेक्ट अमेंडमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, हर एक प्रोविजन पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिविजन ले रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ITC मिलेगा। तो यहाँ पे आपको X को ITC मिलेगा, Z जो IGST लगाएगा। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, X एंड Z दोनों एक ही स्टेट में, वेस्ट बंगाल। ठीक है, Z ने सर्विस कहाँ पे दिया है? सिंगापुर, तो इसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। फिर ये जो इनवॉइस देगा इसको, इस पे IGST आएगा और इस IGST का X को पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है, बाकी कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि ना 16, 17 में किधर भी वो आता नहीं है, किधर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं तो हम क्रेडिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिंदास क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी जो अपन ने पढ़ा था ना मेडिक्लेम का, मैंने कहा था पहला अमेंडमेंट, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है? माइनस होता है मेडिक्लेम में से। तो अभी अगर आप देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के एक बार रिवीजन लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई दोस्तों आपका है सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट, जिसमें सेक्शन 15(1) आपको बताता है मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल where buyer and seller are not related and price must be the sole consideration। 15(2) जो है वो है इंक्लूजन्स। वो क्या है? इंक्लूजन्स है, जिसमें 5 इंक्लूजन्स अपन ने पढ़े हैं। 15(3) जो है वो है एक्सक्लूजन्स, जिसमें 2 आते हैं, दोनों डिस्काउंट ही है। पहला डिस्काउंट बिफोर सप्लाई है, दूसरा डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई है। पहला बिफोर सप्लाई, दूसरा आफ्टर सप्लाई है। ठीक है, हाँ, अभी याद करो अपन ने स्टार्ट में जो पढ़ा था मेडिक्लेम का, मैंने कहा था नो क्लेम बोनस प्रीमियम में से माइनस होता है। ये माइनस करना यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन 15(3) 2 ही डिडक्शन है। आप चेक करना कौन से 2 है, डिस्काउंट ही है दोनों, एक 1 इज बिफोर सप्लाई एंड 1 इज आफ्टर सप्लाई। तो उसका क्लैरिफिकेशन आया कि वो 15(3) में अलाउ होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा, उधर क्या बोला है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि ठीक है आप कस्टमर से मत लो, माइनस किया जाएगा, बट GST के लिए माइनस होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है। अपन ने चैप्टर 1 में जो पढ़ा था उसमें क्या लिखा था कि वो नो क्लेम बोनस को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। अभी ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि आप वैल्यू में से माइनस कर रहे हो, मेडिक्लेम में से माइनस कर रहे हो ना, बट यहाँ पे तो 2 ही चीज़ें माइनस करना अलाउड है। तो अपने को समझना है कि नो क्लेम बोनस जो है वो यहाँ पे आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलो पढ़ते। तो आई होप आपको याद आ गया कि ये ठीक है। आइए पढ़ते, देखो क्या लिखा है। नो क्लेम बोनस परमिसिबल एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया है। द इशू अरोज फॉर द क्लैरिफिकेशन वेदर नो क्लेम बोनस प्रोवाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड can be considered as an admissible discount for the purpose of determination of value of supply of insurance service provided by the insurance company। हाँ, मतलब उसको डिस्काउंट मानना है कि नहीं, क्योंकि नो क्लेम बोनस मतलब एक डिस्काउंट ही दिया आपने उसको। एंड अल्टीमेटली जब भी चीज़ कोई वैल्यू में से माइनस होती है, तो नाम कुछ भी दो, कॉमन मैन उसको डिस्काउंट ही बोलता है। हम बोलते हैं मेरे को डिस्काउंट मिला,
तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया कि इसको डिस्काउंट मानना है या नहीं मानना है। As for 15.3a, the value of supply shall not include any discount which is given before or at the time of supply if it is duly recorded on the invoice। और मैंने जो आपको बताया था मेडिक्लेम, वो भी इनवॉइस में मेंशन था, इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको न्यूमेरिकल बना के दिखाया था कि 20,000 माइनस नो क्लेम बोनस एंड फिर जीएसटी ऐड किया था। The insurance company make disclosure of the fact of availability of discount in the form of NCB। तो इंश्योरेंस कंपनी भी उस पर लिखती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन टू द इंश्योर्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एंड ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनसीबी इन द इनवॉइस ऑल्सो। काम हो गया। द प्री डिस्क्लोजर ऑफ एनसीबी अमाउंट इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड स्पेसिफिक मेंशन ऑफ डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ एनसीबी, मतलब ये पॉलिसी में भी रहता है और बिल में भी रहता है। मतलब आप पॉलिसी लेते समय वो लिखा रहता है कि अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपको नो क्लेम बोनस इतना मिलेगा, और ये इनवॉइस में भी दिखता है, तो उसको डिस्काउंट ही माना जाएगा और उसको माइनस किया जाएगा। इट इज देयरफॉर क्लेरिफाइड दैट एनसीबी इज परमिसिबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको माना जाएगा। अकॉर्डिंगली वेयर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनसीबी इज प्रोवाइडेड in the invoice issued by the insurer to the insured, GST shall be levied on actual insurance premium amount payable by policy holder after deduction of NCB। मैंने स्टार्ट में आपको न्यूमेरिकल करके बताया था, ये करेक्ट था कि 20,000 माइनस नो क्लेम बोनस 1,000 रुपया, 19,000 पे 18% जीएसटी आएगा। 19,000 पे क्या होगा? 18% जीएसटी आएगा। खत्म। तो ये अपने स्टार्ट में पढ़ा था, बस मैंने अभी आपको उसका क्लैरिफिकेशन दिया ना। और एक क्लैरिफिकेशन आया है जो अपने को पढ़ना है। चलो अभी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन। अभी ये जो क्लैरिफिकेशन आया है उसके लिए मैं आपको एक प्रोविजन का पहले रिवीजन करा देता हूँ, फिर आपको क्लैरिफिकेशन समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहला मैंने आपको रिवीजन करा के दिया, अभी इसका भी रिवीजन करते हैं। देखो क्या है, आपको आना है एग्जामिनेशन चैप्टर में एंट्री नंबर 34। अपन ने पढ़ा था सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक। नाउ व्हाट इज एक्वायरिंग बैंक? मैंने मेरे वेबसाइट का एग्जांपल दिया था, या आप काफ़ी सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बीच में पेमेंट गेटवे होता है, जैसे पेपल होता है, इंस्टा मोजो है, ईज बज है, ऐसे तो बीच में पेमेंट गेटवे आता है जिसके थ्रू पेमेंट होता है। मतलब आप पहले मेरे वेबसाइट पर जाके पेमेंट करते हो, फिर वो प्रोसेस होकर हमारे वेबसाइट हमारे अकाउंट में आता है। तो वहाँ तक के ये जो सेटलमेंट करती है, अगर 2,000 रुपये तक है इन सिंगल ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड और एनी अदर कार्ड, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो आपने किसी वेबसाइट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 रुपया है, ठीक है, तो ये जो बैंक है कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, उस कमीशन पे जीएसटी नहीं आएगा। आपने जो खरीदे की है उस पर तो जीएसटी आएगा। तो पहले समझ लो, ये जो पेमेंट गेटवे है, पेपल, इंस्टामोजो, ईजबत, बहुत सारे हैं, ये अगर आपने 2,000 तक कुछ ऑनलाइन परचेज किया है तो 2,000 में इनका कमीशन रहेगा। तो अगर आप 2,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मेरे को 2,000 नहीं आता, उनका 2% कमीशन रहता है, तो उस कमीशन पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या कवर था? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज, ये था, है ना। अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तो ये अच्छा, अपन ने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। अगर इंटरनेट बैंकिंग करते तो आता है, क्योंकि इसमें इंटरनेट बैंकिंग को एग्जाम्पशन नहीं था, बाकी सब जगह पे एग्जाम्पशन था, है ना। यहाँ पे देखो इंटरनेट बैंकिंग है क्या? नहीं। तो ये पहले ध्यान में रखना अमेंडमेंट पढ़ने से पहले कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और एनी अदर कार्ड सर्विस, उसके थ्रू आप जो 2,000 का ट्रांजेक्शन करोगे तो वो जो पेमेंट गेटवे है उनको जो कमीशन मिलेगा उस कमीशन पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, अभी उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने और बहुत सारे ऑप्शन दे दिए पेमेंट के, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो उसका क्या होगा? देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑन जीएसटी इंसेंटिव पेड बाय, ये जो नाम है ये यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एक्वायरिंग बैंक अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो अभी इस पे भी वो ट्रांजेक्शन अलाउ कर दिए हैं, लो वैल्यू भीम यूपीआई, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, रुपे डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है उस पर जीएसटी आएगा क्या? क्योंकि अभी अपन ने जो प्रोविजन पढ़ा था उस पर क्लियर कट लिखा है, क्या लिखा है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, पेमेंट कार्ड, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसमें वो भीम यूपीआई है, रुपए डेबिट कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था।
तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आई होप आपको पूरा क्लैरिटी आ गया। तो अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, द गवर्नमेंट pays acquiring bank an incentive as a percentage of value of rupee debit card transaction and low value Bhim UPI transaction up to 2000 rupees. The payment and settlement system prohibit bank and system provide to from charging any amount from person making receiving payment through, हाँ मतलब ये जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके ऊपर आप कोई चार्जेस नहीं लगाओगे क्योंकि गवर्नमेंट भीम यूपीआई को एंड रुपए डेबिट कार्ड को प्रमोट करना चाहती है। The service supplied by acquiring bank in digital payment system in case of transaction through RuPay Bhim is same as service they provide in case of transaction on any other card. तो पहले पार्ट में क्या दिया है, गवर्नमेंट ने कहा है सबको कि अगर रुपए डेबिट कार्ड हो रहे लो वैल्यू भीम पे ट्रांजेक्शन अप टू 2000 है तो कोई भी बंदा पैसे चार्ज नहीं करेगा एंड वो अमेंडमेंट वहां पे भी एप्लीकेबल है। ओके तो ये जो पेमेंट गेटवे वगैरह जितने भी उनके लिए भी सेम प्रोविजन है। तो अभी आप इनसे भी पेमेंट करते हैं ऑनलाइन एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 तक है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पर मतलब उनके कमीशन पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके तो सेम बोला है उन्होंने, क्लियर कर दिया है। तो उसमें आपको क्या ऐड करना है, अभी रुपए एंड भीम यूपीआई आपको यहाँ पे ऐड करना है, खत्म। यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, रुपए डेबिट कार्ड एंड भीम यूपीआई ऐड कर दो, बस खत्म। इसलिए मैं आपको तो मैं सभी अमेंडमेंट्स आपको प्रोविजन पहले बता रहा हूँ फिर अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। खाली अमेंडमेंट्स पढ़ के मतलब नहीं है, वो लिंक होना भी जरूरी है, ठीक है। तो उसमें ऐड कर देना, बस इतना ही बोला है, सेम वर्ड बोला है। द ओनली डिफरेंस दैट कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड बाय मर्चेंट और यूजर ऑफ द कार्ड इट इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। पहले जो पेमेंट गेटवे आपको कमीशन देता था उनको मिलता था, अभी गवर्नमेंट के थ्रू पैसा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, सिंपल, ये भी 2000 तक ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ना इवन इफ यू मेक पेमेंट थ्रू रुपे डेबिट कार्ड भीम यूपीआई अप टू 2000 रुपीज तो उसमें भी टैक्स नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 2000 तक है। अच्छा किस पे टैक्स नहीं आएगा, ये जो कमीशन वगैरह लगाते हैं उस पर अगर है तो नहीं आएगा। द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी अपन ने लेक्चर में कवर किया है। काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, बट कुछ बच्चे प्रोडक्ट काफ़ी पुराना लेते हैं जिनका दिसंबर का है, तो मेरे को उनके हिसाब से सब अमेंडमेंट्स कवर करने पड़ते हैं। तो कुछ अपन ने कवर किए हैं, कुछ बाकी है, आराम से एक बार देख लेना। नाउ आईटीसी में अपन ने सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 16, जहाँ पे था कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ ताकि फिर आपको समझने मजा आएगा। एक बार रिवीजन करते हैं। सब लोग ध्यान दो, मैं पहले सेक्शन 16 का रिवीजन ले रहा हूँ। आईटीसी का सेक्शन 16 बोलता है क्या क्या कंडीशन से टू टेक क्लेम क्रेडिट। तो 16(1) बोलता है कि आप रजिस्टर पर्सन होने चाहिए, आपने जो इनपुट्स लिए उस पर टैक्स लगना चाहिए एंड आपने उसको यूज किया इन द कोर्स फर्दरेंस। 16(2) बोलता है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव्ड होना चाहिए, है ना। उसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिला है तो फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट मिलेगा। देन ये प्रोवाइजर जो है ना, हाँ इसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। प्लस अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो सप्लायर है उसने रिटर्न फाइल करना चाहिए, उसने टैक्स पे करना चाहिए, एंड मेरे को गुड्स सर्विस मिलने के बाद मैंने आपको 180 डेज में पेमेंट करना चाहिए इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। ये मैंने आपको सब पे करना चाहिए, ये मैंने आपको सब पे करना चाहिए। नहीं पे किया तो क्या होगा, रिवर्स होगा, फिर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड बाद में आपको मैं सपोज 9 मंथ्स के बाद मैंने आपको पैसा दिया, सी ऐसा तो नहीं होगा मैं आपको पे नहीं करूँगा, मैंने 9 मंथ्स के बाद आपको पे किया तो वापस मेरे को क्रेडिट मिलेगा। तो ये चार्ट मैंने क्लास में बताया था और आपके पास लिखा हुआ भी है। तो ये था रिवीजन। तो ये जो 180 का प्रोविजन है ना उसमें क्लैरिफिकेशन है, बट आगे अपन कवर कर चुके हैं। देखो, ओनली प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई
इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई, मतलब होता था क्या था, सी आपने मेरे को इनवॉइस दिया है, देखो कंफ्यूजन क्या, देखो आपने मेरे को इनवॉइस दिया है, सिक्सटीन जनवरी 2023 का, इसमें वैल्यू है 2 लाख रुपया, जीएसटी है 36,000, ये 18% के हिसाब से मैंने लिया है। अभी यहां से 180 डेज, चलो काउंट करो 180 डेज, यहां से करो काउंट, 16 को कंसिडर नहीं करना है, तो जनवरी के 15 होंगे, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 एंड जुलाई के देखो कितने आएंगे, चलो काउंट करो फटाफट, 180 डेज माइनस करो और काउंट करो, मैं भी करता हूँ सॉल्व। तो जनवरी के 15, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के 15, तो 15 जुलाई 2023 को ये 180 डेज खत्म हो रहे हैं। अगर मैंने आपको यहां तक पेमेंट नहीं किया 2,36,000 का, तो आईटीसी रिवर्स होगा। अभी क्वेश्चन था अगर मैंने पार्ट दिया तो, है ना, अगर मैंने फुल पे किया फुल पे किया तो आईटीसी रिवर्स होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 6 मंथ में। अभी क्वेश्चन था अगर मैंने पार्ट पे किया तो, मतलब मैंने 2 लाख की जगह 60,000 पे किया एंड प्लस जीएसटी पे किया, तो क्या होगा, पे किया 180 डेज में बट पार्ट पे किया, तो उसके बारे में कुछ अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फुल पे किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके, पार्ट पे किया तो अच्छा, जो बाद में पे होगा उसका बाद में बात करेंगे। आइए, तो ये था ओनली प्रोपोर्स, देखो क्या बोला है, सेकेंड प्रोवाइजो लाया गया, प्रोवाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे अमाउंट टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड सर्विस विद इन 180 डेज, वो दिया, वो तो अपन ने पढ़ा है, वो तो अपन ने पढ़ा है। However, where the registered person who has availed ITC on any inward supply failed to pay supplier within 180 days, then amount reverse होगा, ये भी अपन ने पढ़ा है, करेक्ट ना। बट इसमें क्लैरिफिकेशन था, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो बताओ ये जो मैंने प्रोविजन पढ़ा इधर किधर लिखा है क्या, फुल और पार्ट नहीं लिखा। तो देखो, however it gave impression that whole ITC pertaining to such supply was to be reversed, even though part of payment could have made by recipient to the supplier. This happened to be in departure from the principle of proportionate reverse under the original rule. तो ओरिजिनली कहा था कि पार्ट आप ले सकते हैं, बट इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या था, अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि पूरा देना है पार्ट देना है तो क्या होगा। तो उसको बाद में अमेंड किया गया टू प्रोवाइड दैट रिवर्सल ऑफ अमाउंट of ITC proportionate to the amount not paid by recipient। हाँ, तो इसको अमेंड करके बोला ठीक है कि आप पार्ट वाला पेमेंट करके ले सकते हो। ये कब बोला गया, 1 अक्टूबर 2022 को। तो इनिशियली जब प्रोविजन आया था तो क्लैरिटी नहीं थी, बाद में बोला गया कि आपने अगर पार्ट पेमेंट किया तो उतना रिवर्स नहीं होगा, बाकी का रिवर्स होगा। सो वॉट एवर यू हैव पेड विद इन 180 डेज, उतना रिवर्स नहीं होगा, बाकी का रिवर्स हो जाएगा। फिर a registered person who has availed ITC of any inward supply of goods service both other than on which RCM is applicable but failed to pay supplier the amount towards value of tax whether wholly or partly along with the interest। तो अभी उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप पूरा पे करो या पूरा पे नहीं किया या आधा पे नहीं किया, पार्ट मीन्स एनीथिंग, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये अपन ने पढ़ा था, जितना आईटीसी ले उतना रिवर्स करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 15, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। ये इंटरेस्ट कहाँ से देना पड़ेगा,
180 डेज होने के बाद जो भी जीएसटी और 3B का डेट आएगा वहां तक आपको देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 180 डेज कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 15 जुलाई को। इसका नेक्स्ट पेमेंट कब होगा, 20 अगस्त 2023 को। जहाँ पे जीएसटी और 3B अपन फाइल करेंगे वहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये था 1/10/2022 का चेंज, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2012 तक तो क्या बोला गया था कि होली या पार्टली है, जितना पे उतना आपको क्रेडिट मिलेगा। तो पहले पार्ट में क्लैरिफिकेशन नहीं था कि पूरा पे करने आधा, फिर उसको क्लैरिफाई किया कि भाई तूने पार्ट पे किया तो हम तेरे को क्रेडिट देंगे, बाद में वापस चेंज कर दिया। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बट बाय सप्लायर और रीअवेलमेंट, ये नया रूल लाया गया 37A। न्यूली इंसर्टेड रूल कवर्स द सिचुएशन वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अवेल द आईटीसी फॉर टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट, मतलब आपने आईटीसी पूरा लिया है, द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये अपन ने क्लास में पढ़ा था, अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन एलिजिबल आईटीसी, याद है। तो इसमें क्या ये रहा है रूल 37, क्या देखो, पहले अपन क्या करते थे, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट लेते थे। प्रोपोर्शनेट मतलब सुनो क्या, ऐसे आपने मेरे को 50 बिल दिए है, 50 में से पोर्टल पे 40 बिल ही दिख रहे हैं, 10 बिल नहीं दिख रहे हैं। तो जितने 10 बिल नहीं दिख रहे, 40 बिल जितने दिख रहे हैं उसको बोलते हैं एलिजिबल क्रेडिट। उसका हम 5% वगैरह क्लेम करते थे, अगर आपको याद है तो 2022 में अपन ने पढ़ा था, उसको उन्होंने हटा दिया है। ये मैंने क्लास में आपको पढ़ा है कि अभी इन सिंपल वर्ड्स रूल 37 इतना ही बोलता है कि लेट से मेरे पास 50 बिल है, मैंने 50 लोगों से माल खरीदा है, लेकिन पोर्टल पे 40 ही दिख रहे हैं, तो मेरे को 40 का ही क्रेडिट मिलेगा। जो 10 बिल मेरे पास पेंडिंग है उसका क्रेडिट जब भी मिलेगा जब सामने वाला बंदा रिटर्न फाइल करेगा। 2022 में ऐसा प्रोविजन था कि कुछ परसेंटेज 5% में क्लेम कर सकता था। 50 में से 40 बिल दिख रहे हैं ना, तो 40 बिल का जो आईटीसी उसका 5% में क्लेम करता था, बट अभी वो हटा दिया, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये अपन ने क्लास में कवर किया। तो रूल 37 क्या बोलता है कि पोर्टल पे जितना इनवॉइस दिखेगा उतना ही क्रेडिट मिलेगा, बचे जो है उसका क्रेडिट आपको बाद में मिलेगा। सप्लायर हैज टू डू ऑल द कंप्लायंस। In such case, the said amount of ITC shall be reversed by the, अच्छा sorry ये रह गया। However, supplier does not furnish 3B for the tax period corresponding to said statement of outward supply till 30th September following the end of financial year in which ITC in respect of such invoice debit note has been availed। मतलब क्या है, पहला पार्ट में बोला है, ये पहला पार्ट ध्यान से सुनना। ये पहले पार्ट में कौन सा सिचुएशन कवर्ड है, आपने मेरे को बिल दी है, आपने उसका रिटर्न्स वगैरह सब फाइल कर दिए, ठीक है। या तो GSTR 1 होता है आपके लिए रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, या फिर आप QRMP स्कीम में हो तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो आपने आपके रिटर्न ईमानदारी से भर दिए, मेरे को क्रेडिट मिल गया। हाउएवर, लेकिन सप्लायर ने अगर 3B नहीं भरा है, हाँ अभी क्या हो गया, आपने GSTR 1 तो भर दिया तो मेरे पोर्टल पे आ गया, बट आप 3B भरेंगे तो गवर्नमेंट को मिलेगा, आपने 3B नहीं भरा, ये प्रॉब्लम है। रूल 37 में अपन ने क्या पढ़ा था कि आपने अगर GSTR 1 में जितना दिखेगा उतना मिलेगा, दैट इज ओके। तो 50 में से आपने 40 ही बिल अपलोड किए, चलो 10 बिल का तो मेरा लॉस हो गया, वो आप बाद में मेरे को मिलेगा जब आप उसका रिटर्न फाइल करोगे। 40 का आपने GSTR 1 फाइल कर दिया बट उसका 3B फाइल नहीं किया तो क्या होगा, ये है, क्योंकि जब तक आप 3B फाइल नहीं करोगे गवर्नमेंट को GST नहीं मिलेगा। तो आपने GSTR 1 अपलोड कर दिया, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपने फाइनल कर दिया, लेकिन 20 तारीख को पेमेंट नहीं किया तो हाँ वापस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट को पैसा देंगे नहीं तब तक मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। खाली पोर्टल में अपलोड करके कुछ नहीं होगा, उसका क्लैरिफिकेशन है। देखो क्या बोला है, द सप्लायर हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न इन 3B फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड टिल 30th September फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच ITC, तो आपने मेरे को इनवॉइस दे दिया है, GSTR 1 अपलोड कर दिया, उसका 3B आपने फाइल नहीं किया, बट बाद में कब तक करना है, अगले साल के 30 सितंबर तक नहीं किया। तो ये जो डेट था अभी कितना हो गया, 30 नवंबर हो गया है, कितना हो गया, 30 नवंबर हो गया है। इन सच केस द सेड अमाउंट ऑफ ITC शैल बी रिवर्स बाय द रिसिपेंट, अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो ऑब्वियसली मेरे को ITC रिवर्स करना पड़ेगा। वाइल फर्निशिंग रिटर्न इन 3B ऑन और बिफोर 30th नवंबर, ये मैंने कहा था 30 सितंबर जगह क्या हो गया, 30 नवंबर हो गया। तो सुना भी क्या होगा, रूल 37 में पहला पार्ट क्या बोलता है
आप जितने इनवॉइस पोर्टल पे दिखाओगे उतना मेरे को क्रेडिट मिलेगा। तो 50 में से आपने 40 दिखाए, मेरे को 40 का क्रेडिट मिलेगा, 10 का क्रेडिट मेरे को बाद में मिलेगा। ये पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा पार्ट, आपने 1 फाइल किया, 3B फाइल नहीं किया है, तो फिर मेरे को क्रेडिट कैसे मिलेगा? आपको 3B फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप 3B फाइल नहीं करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। तो वो फाइल कब तक कर सकते हैं? अगले साल का 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ITC रीअवेल्ड। ठीक है, तो अगर आपने 30 नवंबर तक 3B फाइल नहीं किया तो फिर मेरे को ITC रिवर्स करना पड़ेगा। हाउएवर द सेड अमाउंट ऑफ ITC नॉट रिवर्स बाय द रिसिपेंट, सच अमाउंट शैल बी पेएबल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। तो गलती आपकी है, आपने GST 1 फाइल किया, 3B फाइल नहीं किया। आपको 3B फाइल करने का समय कब तक हो गया? अगले साल के 30 नवंबर तक। उसके बाद भी आपने नहीं किया तो फिर मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन बाद में आप जब भी फाइल कर दोगे 3B, मैं वापस रीअवेल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फर्दर वेयर द सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निश द रिटर्न इन 3B फॉर द सेड टैक्स पीरियड, मैं बाद में उसको रीअवेल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये अपन ने पहले रूल इतना ही पढ़ा था कि आपने जो GST दिखा उतना मिलेगा। इसमें ऐड क्या किया गया? खाली 1 में तुमको दिखा के मतलब नहीं, तुमको 3B भी फाइल करना है, क्योंकि तुम 3B फाइल करोगे तो गवर्नमेंट को GST मिलेगा। एंड 3B फाइल करने का लास्ट डेट क्या आपको? अगले साल का 30 नवंबर। उस तक भी नहीं किया तो फिर मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। एंड जिस दिन से मैंने क्रेडिट लिया है वहां से टिल द डेट ऑफ पेमेंट मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस, एंड बाद में अगर आपने भर दिया तो वापस मेरे को उसका रीअवेलमेंट होगा। तो ये था एक छोटा सा अमेंडमेंट जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक अपन ने 6 चैप्टर के अमेंडमेंट्स कंप्लीट किए हैं। आप इतने एक बार देख लो, एंड अगले पार्ट में अपन बचे अमेंडमेंट्स कंप्लीट करेंगे, और उसका इस सब का मैं एक बार रिवीजन भी लूंगा, एंड फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इफ यू वांट एनी अदर इन्फॉर्मेशन आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।